ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इंद्रानी जीएस एकेडमी पे। बीपीएससी घटना चक्र का सीरीज कर रहे थे हम लोग, और मॉडर्न हिस्ट्री का 4 क्लास अपलोडेड हो चुका है। ये 5वां क्लास होगा, आपका 5वां लेक्चर होगा, जिसमें हम लोग बंगाल विभाजन से शुरू करेंगे। आज बंगाल विभाजन, इसके पहले हम लोग कर चुके हैं क्रांतिकारी आंदोलन, और भारत के बाहर जो क्रांतिकारी आंदोलन था वो सब हम लोग कर चुके थे। आज हम लोग बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन से लेके खिलाफत आंदोलन तक करने जाएंगे। तो ध्यान से क्लास में जुड़े रहिएगा लास्ट तक। एक एक लाइन का पोस्टमार्टम, एक एक लाइन को पढ़ेंगे अच्छे से। और 2 क्लास इसमें और होगी जिसमें आपका मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन एक चैप्टर बहुत बड़ा है, जिस चैप्टर का नाम है विविध यानी कि मिसलेनियस, और उसमें 150 क्वेश्चन है। तो उस विविध यानी कि मिसलेनियस को एक क्लास में कंप्लीट करेंगे। लेकिन वो 2 से सवा 2 घंटे का क्लास वो चला जाता है, जा सकता है, जाएगा ही, उसके लिए माफी चाहते हैं। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम समय भी, अगर आप उसको देख के जाइएगा तो क्विकली आपका रिवीजन करने के लिए भी। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास हमारा। तो पहला सवाल कह रहा है हमारा, बंगाल विभाजन के विषय में यह कहा था किसने कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है। विभाजन, देखिए बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को 2 भाग में बांट दिया था। एक आपको पूर्वी बंगाल और एक आपको पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल 2 भाग में बांट दिया था बंगाल को, याद रखिएगा। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने यह बोला था कि बंगाल विभाजन जो है हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है। ठीक है, वही बात लिखा हुआ है। बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। बंगाल विभाजन की जो घोषणा की गई थी वो कब की गई थी? 19 जुलाई 1905, 7 अगस्त 1905, 15 अगस्त 1905 या 16 अक्टूबर 1905। तो याद रखेंगे, बंगाल विभाजन की जो घोषणा की गई थी वो 19 जुलाई 1905 को की गई थी। ध्यान रखेंगे, देखिए पढ़ेंगे इसको। बंगाल विभाजन की रूपरेखा भारत सरकार के गृह सचिव SSHH रिले द्वारा 3 दिसंबर, रिले आयोग भी इसको कहा जाता है, रिले द्वारा 3 दिसंबर 1903 को बंगाल सरकार को भेजे गए थे एक प्रसिद्ध रिले सर्कुलर में प्रस्तुत की गई थी। याद रखिएगा, प्रसिद्ध रिले सर्कुलर में आपको प्रस्तुत की गई थी। इसके औपचारिक घोषणा 19 जुलाई 1905 को की गई थी। इसका उद्देश्य बंगाल प्रेसिडेंसी में फैल रहे राष्ट्रवाद को विभाजित करना था। बंगाल में राष्ट्रवाद काफी फैल रहा था, नेशनलाइजेशन जो था, नेशनलिज्म बहुत फैल रहा था। तो अंग्रेज का हालत खराब हो रहा था, इस चलते बंगाल को 2 भाग में बांट दिया। और वहीं से हिंदू मुस्लिम के बीच में फूट शुरू हो गई, और बचा खुचा जो है मिंटो द्वितीय आके पूरा कर दिया, पृथक निर्वाचन लाके। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए 16 अक्टूबर को विभाजन जब प्रभावी कब हुआ, तो 16 अक्टूबर को। लागू कब हुआ आपसे पूछेगा, लागू हुआ कब, और घोषणा कब हुई इसकी? घोषणा हुई 19 जुलाई को। 19 जुलाई 1905 को आपको घोषणा हुई है। और ये लागू कब हुआ आपको, तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू कर दिया गया। याद रखिएगा, इस दिन को रविंद्रनाथ टैगोर ने रक्षाबंधन के रूप में मनाने की सलाह दी थी। उस समय लोग जो थे एक दूसरे को राखी बांध के रक्षाबंधन बनाए थे कि हम लोग एक हैं। तो 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हो गया था, याद रखेंगे। ठीक है, बंगाल विभाजन कब प्रभावी हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को। आगे चलेंगे। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? तो बंगाल विभाजन के प्रत्याघात में कौन सा आंदोलन चालू हुआ? तो स्वदेशी आंदोलन। इसको हम लोग बंग भंग आंदोलन से भी जानते हैं। बंग भंग आंदोलन के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा, आंदोलन के नाम से भी जानते हैं स्वदेशी आंदोलन को। आइए पढ़ते हैं। भारत के वॉइस रॉय लॉर्ड कर्जन ने 19 जुलाई 1905 को 19 जुलाई 1905 को, कुछ स्रोतों के में यह तिथि 20 जुलाई भी हो जाती है।
को बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी। इस घोषणा के विरोध में कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा की गई। अक्टूबर 1905 को जब बंगाल विभाजन लागू हो गया, उस दिन शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर इस दिन राखी दिवस के रूप में भी मनाया गया। यह दिवस राष्ट्रवादियों द्वारा बंगाल की अटूट एकता को प्रदर्शित करने के लिए मनाया गया। टैगोर ने शांति निकेतन के तर्ज पर बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की। बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना भी स्वदेशी आंदोलन के समय हुई थी, याद रखिएगा। बहुत कम समय में पूरे देश के अनेक राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना हो गई। मार्च 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन हुआ। स्वदेशी आंदोलन में आत्मनिर्भरता, आत्मशक्ति का नारा दिया गया। स्वावलंबी व आत्मनिर्भरता का प्रश्न राष्ट्रीय स्वाभिमान, आदर और आत्मविश्वास के साथ साथ जुड़ा था। कांग्रेस ने भी अपने कलकत्ता अधिवेशन 1906 में स्वदेशी आंदोलन का बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन के संबंध में 4 प्रस्ताव पारित किए। तो देखिए 1906 का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। दादा भाई नौरोजी जो इसके अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। तो इसमें भी स्वदेशी आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया और 4 सूत्री मांग रखे गए थे। स्वदेशी आंदोलन में आत्मनिर्भरता, आत्मशक्ति का नारा दिया गया। इसमें क्या क्या था? कांग्रेस ने अपने स्वदेशी आंदोलन में बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन के संबंध में 4 प्रस्ताव पारित किए गए थे। आगे चलेंगे। भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था? तो किस दौरान हुआ था? बंगाल विभाजन के दौरान हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट। प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके द्वारा अपनाए गए थे? तो बंगाल विभाजन के द्वारा सबसे पहली बार स्वदेशी का और बहिष्कार का जो शब्द था, तरीकों, संघर्ष के तरीके से अपनाए गए थे कि स्वदेशी को अपनाओ और बहिष्कार करो। ठीक है, अंग्रेज की वस्तुओं का बहिष्कार करो और अपनी वस्तुओं को, स्वदेशी को अपनाओ। चलिए आगे चलेंगे। प्रथम बार संघर्ष के तरीके, वही क्वेश्चन फिर है। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? तो बंगाल विभाजन के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वॉइस रॉय कौन था? 1905 में बंगाल विभाजन के समय लॉर्ड कर्जन जो था, बंगाल का वॉइस रॉय था, याद रखिएगा। इसकी जो रूपरेखा तैयार की गई थी 1903 में, जिसको रिले कमीशन कहा जाता है, रिले कमीशन कहा जाता है, याद रखिएगा। किसकी अध्यक्षता में? रिले की अध्यक्षता में की गई थी, लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई थी। ठीक है, इनमें से किसे स्वदेशी आंदोलन का भारत में उत्थान हुआ था? मतलब भारत में उत्थान हुआ था किस अथी के बाद? तो बंगाल के विभाजन का विरोधी आंदोलन के बाद स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ था? तो जब ये रद्द हुआ था 1911 में। 1911 शुरुआत लास्ट में और 1912 के शुरुआत में, जब उस लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जब बन गए थे, लॉर्ड हार्डिंग जब बन गए थे, आपको हार्डिंग जब बन गए थे, उस समय हार्डिंग द्वितीय बन गए थे, याद रखिएगा। तब आपको दिल्ली दरबार लगा था, दिल्ली दरबार लगा था 1912 में, दिल्ली दरबार लगा था 1912 में। आपको क्या किया गया था? दिल्ली को राजधानी बना दिया गया था, दिल्ली को राजधानी बना दिया गया था। देखिए, दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाए जाने की घोषणा कर दी। ठीक है, चलिए, की घोषणा कर दी। घोषणा के अनुरूप, ये ब्लर कैसे हो गया जी, क्लियर दिख रहा है ना? देखिए, घोषणा के अनुरूप बंगाल को एक नए प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया गया। उड़ीसा तथा बिहार को इससे अलग कर दिया गया और असम को एक नया प्रांत बना दिया गया, जैसा कि 1874 ईस्वी में सिलहट को इसमें जोड़ दिया गया। ठीक है, आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, वही पूछ रहा है। ये वाला पेज थोड़ा ब्लर है, आगे वाला ठीक है ना?
आगे वाला तो ठीक है, ये प्लेज, अच्छा ये एडिट करना भूल, एडिट नहीं हुआ होगा ये, स्कैन। ठीक है, तो बंगाल वर्ष 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध में फलस्वरूप ये दोबारा विभाजित हुआ 1911 में। ठीक है, 1911 में दोबारा क्या हुआ, विभाजित हो गया, बंगाल को भी दो भाग में बांट दिया गया, और इसकी मतलब इसको मतलब दिल्ली को राजधानी बना दिया गया, याद रखिएगा। ठीक है, बंगाल के विभाजन को किसके कार्यकाल में वापस लिया गया, तो लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में वापस ले लिया गया। आगे चलेंगे, अब देखिए अगला है कांग्रेस बनारस कलकत्ता एवं सूरत अधिवेशन। ठीक है, देखिएगा, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो ये किसने की थी, दादा भाई नरोजी ने, दादा भाई नरोजी ने। ठीक है, वर्ष 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नरोजी ने की थी, और इसी अधिवेशन में स्वराज यानी कि सेल्फ रूल, स्वदेशी, बहिष्कार एवं राष्ट्रीय शिक्षा संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे, और स्वराज का झंडा दादा भाई नरोजी ने फहराया था। तो स्वराज का झंडा फहराया गया 1906 में, और पूर्ण स्वराज का झंडा फहराया गया 1929 में। कहा, लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, जवाहरलाल नेहरू, कलकत्ता अधिवेशन, दादा भाई नरोजी, याद रखिएगा। 1906 में आयोजित राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था, तो दादा भाई नरोजी के द्वारा। आगे चलेंगे, कांग्रेस, देखिए घटना चक्र का सीरीज जब हम लोग खत्म करेंगे उसके बाद आपके लिए एमसीक्यू सीरीज लाएंगे जो कि पीपीटी पे होगा, और वहां पर समय की पाबंदी नहीं होगी, क्योंकि एक एक लाइन हम लोग को पढ़ना नहीं होगा, कोई भी लाइन बाय लाइन घटना चक्र नहीं कराता है, हमने कराया है क्योंकि आपका डिमांड था, और इसमें हम लोग बहुत कुछ एक्सप्लेन करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, लेकिन इसके बाद जो करेंगे तो समझिए कि बहुत अच्छा से आप लोग के लिए लाएंगे, और पूरा अच्छे से क्लास डिजाइन करके लाएंगे। और ल्यूसेंट भी हम लोग चालू कर रहे हैं, लूसेंट भी चालू कर रहा है, लूसेंट को लाइन बाय लाइन किया जाएगा। आगे चलेंगे, कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव 1905 में पारित किया, इसका उद्देश्य क्या था, अपने लिए संविधान बनाने का अधिकार, परंतु ऐसा नहीं हुआ, स्वशासन सुनिश्चित करना, उत्तराधिकार। देखिए क्वेश्चन ही गलत है, इसका आंसर ही गलत है, बीपीएससी है, क्या करिएगा। देखिए मुस्लिम लीग का गठन, निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी, तो नवाब सलीमुल्लाह खान ने, नवाब सलीमुल्लाह खान ने मुस्लिम लीग की गठन की थी। देखिए अक्टूबर 1906 में आगा खान के नेतृत्व में मुस्लिमों के शिमला प्रतिनिधित्व में एक ऐसी केंद्रीय मुस्लिम सभा बनाने का विचार किया गया जिसका उद्देश्य मुसलमानों के हित का संरक्षण हो। इसी इसी विचार के अनुरूप ढाका में संपन्न अखिल भारतीय मुस्लिम शिक्षा सम्मेलन, ऑल इंडिया मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरान 1906 में इस सम्मेलन के स्वागत समिति के अध्यक्ष तथा बैठकों के संयोजक ढाका के नवाब सलीमुल्लाह थे। ये कहां के नवाब थे, ढाका के नवाब थे, याद रखिएगा। ठीक है, सलीमुल्लाह खान ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का प्रस्ताव रखा, 60 सदस्यीय अस्थायी समिति का चयन किया गया, और मोहसिन उल मुल्क तथा वकार उल मुल्क को संयुक्त रूप से संगठन का सचिव रखा गया। लखनऊ में मुस्लिम लीग का मुख्यालय बनाया गया, और आगा खान जो थे इसके प्रथम अध्यक्ष थे। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, आगा खान थे, याद रखिएगा। ठीक है, विकल्प में इन तीनों नामों के रहने के कारण दो नाम रहने पर संस्थापक के रूप में चयन वरीयता क्रम के अनुसार पर रहेगा। तो सलीमुल्लाह खान जो हो जाएंगे पहला हो जाएंगे, उसके बाद आगा खान, फिर मोहसिन उल मुल्क हो जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा। तो प्रश्न में चूंकि दो नाम दिए गए, अतः सलीमुल्लाह खान को प्रथम वरीयता देते हुए संस्थापक के रूप में चुना जाएगा, संस्थापक सलीमुल्लाह खान हो जाएंगे। साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन नामक उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया, देखिए मुस्लिम लीग ने स्वशासन को स्वीकार किया था 1913 में, 1913 में। चलिए आगे देख लेंगे, वर्ष 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध में, ये वही पेज है क्या, अच्छा देखिए वही पेज है, दो बार क्लिक हो गया होगा, वही पेज है दोस्तों। खैर हम लोग तो पढ़ लिए,
जिनको नहीं दिखा होगा तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। हम लोग इस पेज को पढ़ चुके हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, देखिएगा। मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से कब प्रारंभ किया? मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन 1906 से ही प्रारंभ कर दिया गया था। ठीक है ना, तो इसका आंसर ई हो जाएगा, इसका आंसर ई हो जाएगा। आइए इसको पढ़ते हैं। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना दिसंबर 1906 में ढाका में हुई थी। इसके संस्थापक ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान की महत्वपूर्ण भूमिका रही। वर्ष 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कराची में हुआ तथा 1908 वाला अमृतसर में हुआ। इसके उपरांत मुस्लिम लीग के अधिवेशन अनियमित रूप से देश के विभिन्न शहरों में आयोजित होते रहे। यद्यपि बिहार आयोग ने डी आंसर माना है, जो कि गलत है। ठीक है, आयोग ने आंसर डी लगाया है, लेकिन आंसर डी नहीं होगा, गलत है। चलिए, 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल की प्रार्थना की थी। देखिए, शिमला समझौता, जो शिमला में शिष्टमंडल की मुलाकात की थी मुस्लिमों ने, किससे? तो लॉर्ड मिंटो से। ऑप्शन कह रहा है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग, संयुक्त निर्वाचन वर्ग, हिंदुओं के लिए अधिक प्रतिनिधित्व देने के लिए मुसलमानों के को मनोनयन के लिए विशेष प्रतिनिधित्व। तो ए आंसर हो जाएगा। मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग के लिए शिमला में क्या हुआ था? एक मीटिंग हुआ था शिमला में, याद रखिएगा। 1 अक्टूबर 1906 को आगा खान के नेतृत्व में मुसलमानों को एक अलग शिष्टमंडल तत्कालीन वायसरॉय लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिला। शिष्टमंडल ने प्रांतीय, केंद्रीय एवं स्थानीय निकायों के निर्वाचन हेतु मुसलमानों के लिए विशिष्ट स्थिति की मांग की। इस मांग के जवाब में मिंटो ने मुसलमानों को अवसान देते हुए कहा कि उसने राजनीतिक अधिकारों और हितों की भारत में रक्षा की जाएगी। ठीक है, लॉर्ड मिंटो तो चाहता ही था मुस्लिम ये लोग अलग हो जाएं, तो एक औपचारिक तौर पे बस क्या किया, तो मतलब समझिए कि शिमला में एक ये कराया जिससे बोला कि ये लोग मांग कर रहे हैं। निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल को आरंभ किया? पृथक निर्वाचक मंडल को आरंभ किया किसने? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में, जिसको क्या कहते हैं? मॉर्ले मिंटो सुधार। मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम। ठीक है, देखिए, मॉर्ले जो था वो भारत सचिव था और लॉर्ड मिंटो जो था वो वॉइसरॉय था, याद रखिएगा। आगे देखेंगे भारतीय परिषद अधिनियम, वही लिखा हुआ है। ठीक है, दिल्ली दरबार और राजधानी परिवर्तन। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब बनी भाई? तो 1912 में। 1912 में, वर्ष 1912 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई। ज्ञातव्य है कि राजधानी परिवर्तन के रूप में 1911 में की गई थी। इसकी घोषणा जो हुई थी 1911 में हुई थी, लेकिन इसको राजधानी बनाया गया 1912 में। अंग्रेजों ने राजधानी को दिल्ली कब बनाया? 1912 में। अब देखिए, कांग्रेस का अधिवेशन पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वाले प्रश्न को प्रस्तुत किया था? ये बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, राजकुमार शुक्ल। देखिए, कलकत्ता का जो अधिवेशन हुआ था, जिसमें लखनऊ का जो अधिवेशन हुआ था 1916 में, जिसमें कांग्रेस, नरम दल, गरम दल, ये लोग एक हो गए थे। ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। उसमें गांधी जी भी आए थे। तो राजकुमार शुक्ल क्या किए? तो गांधी जी के पास पहुंच गए, क्योंकि कोई भी चंपारण में जो नील की खेती होती थी उससे पूरा बिहार बंगाल वर्षों से परेशान था और कोई भी उनका मतलब उपाय नहीं निकाल पा रहा था। तो राजकुमार शुक्ल एक पढ़े लिखे किसान थे। उनको ये विश्वास था कि महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में जैसा हीरोगिरी दिखाए हैं वैसा यहाँ भी दिखा सकते हैं। तो राजकुमार शुक्ल वहां जाते हैं और गांधी जी को आमंत्रण करते हैं और प्रॉब्लम से अवगत कराते हैं। देखिए, पढ़ लेंगे एक बार। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में बिहार के एक साधारण किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण के नील उत्पादक किसानों की समस्या से अवगत कराया तथा उनके चंपारण आने का वचन लिया। किंतु नील उत्पादक किसानों की समस्याओं और यूरोप प्लांटर्स के अत्याचारों की जांच के लिए एक समिति बनाने का प्रस्ताव 1916 में लखनऊ अधिवेशन
में दरभंगा के ब्रज किशोर प्रसाद ने रखा था, जिसे सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। अतः चंपारण की समस्या पर चर्चा कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुई थी, याद रखिएगा। मतलब ये प्रस्ताव जो बनाया था, वो प्रस्ताव बनाया था ब्रज किशोर प्रसाद ने, लेकिन आमंत्रण गांधी जी को किसने दिया था, प्रयास किसने किया था और वचन किसने लिया था, तो राजकुमार शुक्ल ने। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस अधिवेशन में चंपारण की समस्या चर्चा का विषय बना, तो आपको देखिए कलकत्ता, पटना, रामगढ़, ई आंसर हो जाएगा। कब कब बना, 1916 में। ठीक है। लखनऊ समझौता कब हुआ था, 1916 में, वही क्वेश्चन दिया हुआ है बार बार। मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए, 1916 में। मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर वर्ष 1916 में कांग्रेस अधिवेशन के दौरान हुआ। इस समझौते में मुस्लिम लीग को एक पृथक निर्वाचन के मुद्दे पर कांग्रेस द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई। होम रूल लीग आंदोलन। अब देखिए होम रूल लीग आंदोलन के बारे में पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से किसके योगदान से होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना में नहीं थे, किनका योगदान होम रूल लीग आंदोलन के, मतलब किनका योगदान नहीं था होम रूल, अरे यार होम रूल रोल नहीं यार, होम रूल लीग आंदोलन में किनका योगदान नहीं था, तो देखिए एनी बेसेंट का ही था। टीएस अल्कॉट का नहीं था, टीएस अल्कॉट का नहीं था। ठीक है। एनी बेसेंट का तो था ही, तिलक का था ही, और एसबी सुब्रमण्यम का भी होगा था। ठीक है। देखिए एच एस अल्कॉट होम रूल लीग से नहीं बल्कि थियोसोफिकल सोसाइटी से संबंधित थे। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, अल्कॉट और मैडम ब्लैटवस्की ने, याद रखिएगा। ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में, एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग आरंभ किया। एस सुब्रमण्यम अय्यर भी एनी बेसेंट की होम रूल लीग के आंदोलन की स्थापना से संबंधित हैं। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके, तो देखिए 1916 के लखनऊ अधिवेशन में अपना ये आप लोग कर सके अच्छा से। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में होम रूल लीग के सदस्यों के लिए अपनी ताकत दिखाने का अच्छा मौका था। तिलक के समर्थन ने तो परंपरा ही बना दी थी, जिस पर कांग्रेस बहुत वर्षों तक टिकी रही। उसने समर्थकों को लखनऊ में पहुंचने के लिए एक ट्रेन आरक्षित की, जिसे कुछ लोगों ने कांग्रेस स्पेशल का नाम दिया, तो कुछ ने होम रूल स्पेशल भी कहा। अरुंडेल ने लीग के हर सदस्य से कहा था कि वह लखनऊ अधिवेशन का सदस्य बनने की हर संभव कोशिश करे। अधिवेशन की समाप्ति के तुरंत बाद उसी पंडाल में दोनों होम रूल लीग की बैठक हुई, जिसमें लगभग 1000 प्रतिनिधित्व में भाग लिया। कांग्रेस लीग समझौते की सराहना की गई और तिलक तथा एनी बेसेंट को संबोधित किया गया। आगे चलिएगा। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक नया चरण के आरंभ में घोतक था, क्योंकि देखिए क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन यानी कि सेल्फ गवर्नमेंट की एक ठोस योजना रखी थी। आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी के हाथ में आ गया था, नहीं। हिंदुओं और मुस्लिमों ने एक संयुक्त संघर्ष प्रारंभ किया था, नहीं। इसने आतंकवादियों, अतिवादियों और उदारवादियों के बीच पुनर्बल स्थापित किया था, नहीं। होम रूल लीग आंदोलन जो था, उसने देश के सामने स्वशासन का यानी कि सेल्फ गवर्नेंस का, स्वराज का एक बेहतर, आपको समझिए कि डेटाबेस तैयार करके दिया था, याद रखिएगा। इस चलते आगे देखेंगे। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल। अब देखिए आ रहा है गांधी जी और उनके प्रारंभिक आंदोलन। गांधी जी और उनके प्रारंभिक आंदोलन अब यहां से शुरू होगा, तो देखेंगे इसको।
देखिए, पहला सवाल कह रहा है आपका, निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो गांधी जी ने श्यामल दास कॉलेज भावनगर से पढ़ाई की थी। श्यामल दास कॉलेज भावनगर से। आइए पढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा में अपनी शिक्षा का जिक्र करते हुए लिखा है कि मैंने अपनी शिक्षा की शुरुआत पोरबंदर के किसी पाठशाला से की थी, जहां मैं बड़ी मुश्किल से थोड़े पहाड़े सीख सका। उसके उपरांत 7 साल की उम्र में मुझे पिताजी ने राजकोट स्थानांतरण कर के कारण मैं यहाँ आज हूँ। मैंने हाई स्कूल तक शिक्षा प्राप्त की। महात्मा गांधी ने अल्फ्रेड हाई स्कूल राजकोट से अपनी 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके उपरांत उन्होंने भावनगर स्थित श्यामल दास आर्ट कॉलेज से अपना नामांकन कराया। इसके उपरांत उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन से विधि यानी कि लॉ की पढ़ाई पूरी की। ठीक है, तो गांधी जी श्यामल दास कॉलेज भावनगर से कॉलेज में पढ़ते थे, याद रखिएगा। और हाई स्कूल उन्होंने अल्फ्रेड हाई स्कूल से पास किया है। अभी एक शॉकिंग बात आपको बताते हैं, जो आपको अल्फ्रेड हाई स्कूल था भावनगर का, उसमें क्या हुआ ना कि सारे के सारे बच्चे फेल कर गए। तो मतलब कोई उसमें पढ़ता ही नहीं था और सारे के सारे बच्चे उसमें फेल हो जाते थे। तो वो स्कूल अब म्यूजियम बना दिया गया, क्योंकि बेइज्जती हो रहा था कि गांधी जी का स्कूल कोई बच्चा पास ही नहीं कर रहा है। ठीक है ना। महात्मा गांधी जी के, है ना, महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले जी। गोपाल कृष्ण गोखले, देखिए ई आंसर हो जाएगा, क्या कि गोखले जी का नाम नहीं है यहाँ। तो जीसी गोखले, गोपाल कृष्ण जी के गोखले। ठीक है, इन्होंने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी, याद रखिएगा। महात्मा गांधी द्वारा लिखित पुस्तक गोखले माई पॉलिटिकल गुरु में उन्होंने बताया है कि गोपाल कृष्ण गोखले ने मेरे गुरु और शिष्य वाला रिश्ता 1896 ईस्वी में बना था, किंतु इस रिश्ते की वास्तविक अनुभूति मुझे तब हुई जब मैं 1902 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में उनसे मिला। उसके उपरांत यह रिश्ता प्रगाढ़ होता चला गया। वर्ष 1915 में भारत लौटने के उपरांत महात्मा गांधी ने भारत में अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। गोखले को मार्गदर्शन के रूप में माना। ठीक है, चलिए आगे। सर्वोदय शब्द का प्रयोग, सर्वोदय का मतलब होता है सबका उदय। ठीक है, सर्वोदय शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा। सर्वोदय संस्कृत के दो शब्द यानी कि सर्व जिसका अर्थ है सबका, तथा उदय जिसका अर्थ है उत्थान से मिलकर बना है। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने किया था वर्ष 1908 में जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट के अनुवाद में इसका प्रयोग किया गया। इसका उद्देश्य जो था सभी के अंदर स्वाधीनता और समानता की भावना का विकास करना था। डॉक्टर हरिलाल जैन और डॉक्टर उपाध्याय द्वारा लिखित पुस्तक महावीरा हिज टाइम्स एंड फिलोसफी ऑफ लाइफ में लिखा गया है कि सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है सामंत भद्र नामक जैन दार्शनिक, तो मतलब जैन दार्शनिक ने किया था। तो गांधी जी, देखिए गांधी जी जो बात करते थे ना, वो हमारे ग्रंथों की बात करते थे। तो देखिएगा, तो गांधी जी बहुत बड़े कट्टर, मतलब समझिए कट्टर नहीं कहेंगे, लेकिन गांधी जी मतलब बहुत धर्म को मानने वाले थे। तो याद रखिएगा, तो धर्म में बहुत वैष्णव धर्म के थे। तो ऑब्वियस सी बात है, जैन धर्म में इसका चर्चा हुआ होगा आगे। पहले किसकी कानूनी समस्या के समाधान हेतु महात्मा गांधी 1893 में दक्षिण अफ्रीका बुलाया गया था? तो दक्षिण अफ्रीका गांधी जी को बुलाया गया था केस लड़ने के लिए। दादा अब्दुल्ला एक गुजराती थे, गुजरात के दादा अब्दुल्ला जो दक्षिण अफ्रीका में बिजनेसमैन थे, इनको बुलाया गया था। इनको एक ऐसे वकील की जरूरत थी जो हिंदी और गुजराती दोनों बोलता है। ठीक है, याद रखिएगा। निम्न में से कौन भारत में गांधी जी के प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रयोग किया? तो याद रखिएगा, चंपारण 1917। चंपारण 1917 में ही सबसे पहले सविनय अवज्ञा किया गांधी जी ने, कि विनय के साथ अवज्ञा, मतलब हम आपका विनय भी करेंगे, आदर भी करेंगे और अवज्ञा भी करेंगे, मतलब बात भी नहीं मानेंगे। ठीक है ना, वही वाला बात हो गया।
मतलब ये हो गया कि टीचर क्लास में आया तो खड़े हो गए, गुड मॉर्निंग सर, खड़े हो गए, और टीचर बोल रहा है बैठो, तो बोल रहा है नहीं नहीं बैठेंगे, काहे नहीं बैठेंगे भाई, तो अवज्ञा है। अवज्ञा, तो हाँ, सविनय अवज्ञा, मतलब आप आए तो हम आपको खड़ा होकर आपको इज्जत दिए, लेकिन हम बैठेंगे नहीं, आपका बात हम नहीं मानेंगे, आप क्योंकि बैठने के लिए बोल रहे हैं तो हम खड़े रहेंगे। ठीक है, तो इसी को कहते थे सविनय अवज्ञा। गांधी जी का अतरंगा खेल था। चंपारण आंदोलन 1917 में भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन था। याद रखिएगा, पूछता है कि पहला सत्याग्रह कहां था, तो चंपारण था। पहला भूख हड़ताल कहां था, तो अहमदाबाद था, याद रखिएगा। और पहला सविनय अवज्ञा भी चंपारण था। ठीक है, 19वीं सदी के आरंभ में बिहार के चंपारण में प्रचलित तीन कठिया पद्धति, देखिए 3/20, हर 20 कट्ठा पर 3 कट्ठा नील की खेती करना पड़ता था। नील की खेती यानी कि इंडिगो की खेती करनी पड़ती थी, जिसके चलते किसानों का जमीन खराब हो जाता था, याद रखिएगा। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह के उपरांत गांधी जी ने इसका प्रयोग 1918 अहमदाबाद की कॉटन मिल मालिकों और मजदूरों में प्लेग बोनस को लेकर छिड़े विवाद में किया गया। 1918 में आपको अहमदाबाद में देखिए क्या हुआ था ना, कि प्लेग फैल गया था। अहमदाबाद सत्याग्रह के बारे में बता रहे हैं थोड़ा सा। अहमदाबाद में प्लेग फैल गया था, तो सारे लोग भागने लगे, सारे मजदूर भागने लगे। तो मालिक बोला कि हम तुमको बोनस देंगे, हम तुमको दुगुना बोनस देंगे, 3 गुना बोनस देंगे, तुम प्लेग में भी मेरे लिए काम करो। तो जो लोग, मजदूर तो गरीब होता ही है, जान के दाव पर खेल के मजदूर ने बहुत दिन तक काम किया, लगभग 1 साल 1.5 साल तक मजदूर ने काम किया। तो मालिक ने उसको मुआवजा पैसा दिया। तो अब देखिए, उस समय गरीबी जो थी ना, तो उस गरीबी के हिसाब से मजदूर को वेतन नहीं मिलता था। और जब प्लेग के दौरान, जब बीमारी महामारी के दौरान, जब मतलब मजदूरों को जब पैसा मिल रहा था उचित, तब उनका जो महंगाई है उनको वो बीट कर पा रहे थे, मतलब अच्छा से खा पी पा रहे थे। तो जब प्लेग खत्म हो गया तो मजदूर लोग बोले ना कि अब हम उतना ही पैसा लेंगे जितना कर रहे थे, प्लेग बोनस में ले रहे थे उतना ही पैसा लेंगे, तभी काम करेंगे। तो और जो मिल का जो मालिक था वो बोला कि हम नहीं देंगे, अब प्लेग खत्म हो चुका है, अब फिर से उतना ही पैसा मिलेगा जितना तुम लोग को मिलता था। तो जो मिल के जो मजदूर थे उन्होंने हड़ताल कर दिया, स्ट्राइक कर दिया, और दोनों के बीच में कसमकस मची हुई थी। ये लोग डिमांड कर रहे थे 50%, ठीक है, और ये देने को तैयार था 15%। मिल मालिक जो था 15%, और मजदूर जो थे 50% मांग रहे थे। तो गांधी जी ने क्या किया, हड़ताल करके, भूख हड़ताल करके 30% पर 35% दिला दिया उन लोग को, 35% दिला दिया मजदूर लोग को। जबकि मजदूर का मालिक गांधी जी के दोस्त थे, और जो मजदूर की जो मालिक की बेटी थी वो भूख हड़ताल कर रही थी गांधी जी के तरफ से अपने बाप के खिलाफ। तो सोचिए कितनी बड़ी बात है। वर्ष 1918 में ही गुजरात के खेड़ा में किसानों की नष्ट हुई फसलों के बावजूद ब्रिटिश सरकार द्वारा लगान में छूट न देने पर के कारण महात्मा गांधी ने खेड़ा सत्याग्रह प्रारंभ किया। तो याद रखिएगा, 1918 में ही खेड़ा सत्याग्रह भी हुआ था। याद रखिएगा, किसान एक आपको किसान सत्याग्रह था। ज्ञातव्य है कि महात्मा गांधी द्वारा रॉलेट सत्याग्रह का प्रारंभ 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित रॉलेट एक्ट के विरोध स्वरूप किया गया था। आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से गांधी जी का पहला सत्याग्रह कौन था, अहमदाबाद, बारदोली, चंपारण या व्यक्तिगत? तो चंपारण 1917 में पहला सत्याग्रह था, याद रखिएगा। गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण पत्र राजकुमार शुक्ल ने दिया था, याद रखिएगा। वही सब जो आपको हम बता दिए वही लिखा हुआ है। जब अफ्रीका से लौटे थे, देखिए विश्वास नहीं तो पढ़ लीजिए, वही सब लिखा हुआ है। चंपारण में राजकुमार शुक्ल गांधी जी से लखनऊ में भेंट किए और चंपारण आने का आग्रह किए। बहुत याद रखिएगा, बहुत पुराना मामला, बहुत दिन से अटका हुआ था। चंपारण में गांधी जी को जहर देने की कोशिश की गई। उस समय लॉर्ड इरविन वहां का गवर्नर हुआ करता था, जो वही लॉर्ड इरविन जो बाद में जाके आपको वाइस रॉय बन गया। आपको उस समय जब भगत सिंह को फांसी हुई थी, उस समय बिहार में लॉर्ड इरविन जो था गवर्नर हुआ करता था, और लॉर्ड इरविन गांधी जी को जहर देने का कोशिश किया। तो एक बत्तख मियां नाम के रसोइया थे, बत्तख मियां, उन्होंने क्या किया, तो गांधी जी को, मतलब गांधी जी बोले कि हम खाना नहीं खाएंगे,
तो बोले कि अंग्रेज लोग बोला कि खाना नहीं खाइएगा तो कम से कम दूध तो पी लीजिए, तो गांधी जी राजी हो गए दूध पीने के लिए। और बत्तख मियाँ ने क्या किया, उसमें जहर मिला हुआ था, तो बत्तख मियाँ ने क्या किया, गांधी जी को बता दिया या जहर देने से इनकार कर दिया, ये जहर मिलाया ही नहीं होगा, फेंक दिया होगा। मतलब जो भी हुआ था, तो बत्तख मियाँ ने गांधी जी की जान बचाई थी, याद रखिएगा। ठीक है। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा और गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? राजकुमार शुक्ल ने। अभी देखिए क्वेश्चन बार बार रिपीट करेगा, इसमें भी वही है राजकुमार शुक्ल, क्या कि फेवरेट क्वेश्चन हम आपको बताया था ना। गांधी जी के चंपारण आने पर कृषकों को दंडनीय स्थिति देखते हुए किसने अनुग्रह किया था? राजकुमार शुक्ल। ठीक है। चंपारण आने के लिए किसने गांधी जी को राजी किया? राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल ने किस नेता को बिहार में आने और उनके आंदोलन के लिए बुलाया? ये देखिए बीपीएससी टीचर 2023 का क्वेश्चन है, ये ऑप्शन ई होगा, क्योंकि गांधी जी नहीं है, गांधी जी नहीं है तो ऑप्शन ई होगा। ठीक है, आगे चलिएगा। महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका के वापसी पर इनमें से किस घटना उनको प्रसिद्धि मिली? तो चंपारण सत्याग्रह से प्रसिद्धि मिली, हीरो बन गए थे। इसी चंपारण सत्याग्रह के बाद उनको महात्मा की उपाधि मिली थी रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा, और रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी थी महात्मा गांधी ने। गांधी जी द्वारा भारत में पहली बार सत्याग्रह बिहार के आंदोलन में कहा हुआ था? चंपारण में, वही है। ठीक है, देखिए ये भी चंपारण नहीं, चंपारण नील का आंदोलन के नेता कौन थे? महात्मा गांधी। ये भी चंपारण। भू राजस्व आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? चंपारण का आंदोलन ब्रिटिश सरकार की कृषि नीति हो जाएगा, सी। ठीक है। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो तीन कठिया से जुड़ा था, बी आंसर। बिहार के तीन कठिया पद्धति में कितनी खेती होती थी? तो 3/20, 3/20 होती थी, याद रखिएगा। गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया चंपारण चंपारण सत्याग्रह से। अब सब वही क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए चंपारण चंपारण। अब ये वाला देखिए थोड़ा सा अलग है, इसको पढ़ लेते हैं। चंपारण कृषि कमेटी की नियुक्ति में किसके बीच समझौता हुआ? तो चंपारण कमेटी कृषि कमेटी बनाई गई थी, जिसके अध्यक्ष बनाया गया था गांधी जी को। ठीक है, तो किसके किसके बीच हुआ था? तो भारतीय सरकार और गांधी जी, भारतीय सरकार और गांधी जी के बीच में। ठीक है, ये हुई थी। चलिए, चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया था? कौन सा कदम उठाया था? तो महात्मा गांधी को चंपारण का राज्यपाल नियुक्त कर दिया? नहीं। क्षेत्र में सख्त कर्फ्यू लागू किया और मार्शल लॉ लगाया। चंपारण कृषि समिति की स्थापना की? बिल्कुल, चंपारण कृषि समिति की स्थापना की, और चंपा तीन कठिया पद्धति क्या हुआ? समाप्त हो गया, और गांधी जी की और जनता की जीत हो गई। चलिए अगला देखेंगे, महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह कब अभियोग चलाया गया था? 1917 में अभियोग चलाया गया था। ठीक है, चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? देखिए कौन संबंधित नहीं थे चंपारण आंदोलन से? राजेंद्र प्रसाद तो थे, जेबी कृपलानी भी थे, अनुग्रह नारायण भी थे, जयप्रकाश नारायण नहीं थे। डी आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, जयप्रकाश नारायण इससे संबंधित नहीं थे। ईस्वी 1917 में चंपारण सत्याग्रह, उस समय जयप्रकाश बाबू, जेपी थोड़ा सा बच्चा होंगे उस समय, कम एज होगा उनका, क्योंकि जेपी आप देखिएगा तो 40-45 के बाद बहुत ज्यादा एक्टिव हुए थे। जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था उस समय जेपी बहुत ज्यादा एक्टिव हुए थे। ठीक है, 1917 में के चंपारण 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? तो इसमें कौन हो जाएंगे? जेपी कृपलानी तो हैं, राजेंद्र प्रसाद भी हैं, राजकुमार शुक्ल तो है ही है, राम मनोहर लोहिया नहीं होंगे। ठीक है, राम मनोहर लोहिया और जेपी का नहीं है इससे संबंध। यदि नील की खेती करने से छूट चाहिए तो नील के किसानों को कौन सी क्षतिपूर्ति देना पड़ता था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, अगर नील के किसान
अगर किसान अगर नील की खेती नहीं करते थे तो उनको एक कर देना पड़ता था, जिस कर का नाम था तवान। उस कर का नाम था तवान, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है तवान। जो 3/20 तीन कठिया पद्धति को नहीं मानते थे तो उनको तवान देना पड़ता था, जो और ज्यादा लॉस होता था जिससे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाया गया सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? किसने हिस्सा लिया था? देखिए, कृषक वर्ग ने नहीं लिया था, जनता ने नहीं लिया था, मजदूरों ने नहीं लिया था, औद्योगिक कर्मी ने लिया था। अहमदाबाद का जो मिल मजदूर का जो हड़ताल था उसमें औद्योगिक कर्मी जो थे उसने आपको लिया था, याद रखिएगा। औद्योगिक कर्मी जो थे उसने आपको लिया था। देखिए, चंपारण की सफलता के बाद महात्मा गांधी ने के प्रयासों से 1918 में अहमदाबाद की एक कॉटन टेक्सटाइल मिल में मालिक और मजदूरों के बीच बोनस बढ़ाने के लिए चल रहे विवाद में हस्तक्षेप करना था। यह विवाद प्लेग बोनस को लेकर था। प्लेग का प्रकोप खत्म होने के बाद मालिक इसे समाप्त करना चाहते थे, जबकि मजदूर इसे बरकरार रखने की मांग कर रहे थे। उत्पादक लागत और मुनाफा और मजदूर के जीवन निर्वाह खर्च की गहराई से अध्ययन करने के बाद गांधी जी ने घोषणा किया कि मजदूरों को 35% की वृद्धि मिलनी चाहिए। मिल मालिकों को गठित ट्रिब्यूनल ने इस बात को मान लिया, गांधी जी के बात को मान लिया। मतलब गांधी जी पहले पूरा पढ़ाई किए हैं कि उनका रियल में कितना खर्च है, कितना होना चाहिए, और 35% मतलब समझिए तय किए और दिलवा भी दिए। आगे चलेंगे। 1918 में अहमदाबाद के मिल मालिकों और मजदूरों के मध्य विवाद में हस्तक्षेप किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था? सब भूख हड़ताल की अगर बात करेगा ना तो अहमदाबाद हो जाएगा, याद रखिएगा। भूख हड़ताल अहमदाबाद 1918 अहमदाबाद, याद रखिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? प्रत्यक्ष रूप से देखिए, असहयोग में लिया था, खेड़ा में लिया था, राजकोट में भी लिया था, वाइकोम सत्याग्रह में नहीं लिया था। एक देखिए, वाइकोम सत्याग्रह हुआ था जिसमें वाइकोम का मंदिर था, उस मंदिर में कुछ लोगों को एंट्री नहीं मिलती थी, तो सत्याग्रह उसमें किया गया था, लेकिन गांधी जी उसमें प्रत्यक्ष रूप से नहीं थे, अप्रत्यक्ष रूप से थे। आगे देखेंगे क्वेश्चन, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? तो रेवरेंड चार्ल्स एंड्रयूज, याद रखिएगा, रेवरेंड चार्ल्स एंड्रयूज जो थे स्वतंत्रता आंदोलन के समय गांधी जी के बेस्टी थे, बेस्ट फ्रेंड थे। ठीक ना, चार्ल्स एंड्रयूज दीन बंधु, जिनको सीएफ एंड्रयूज, देखिए यही सीएफ एंड्रयूज है जिनको दीन बंधु कहा जाता है, सीएफ एंड्रयूज हैं, सीएफ एंड्रयूज। और देश बंधु किनको कहा जाता है? तो चितरंजन दास को, सीआर दास को। देखिए पढ़ेंगे, चार्ल्स सीएफ एंड्रयूज यानी कि दीन बंधु एंड्रयूज सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली में प्राध्यापक थे। भारतीयों ने इनका गहरा लगाव था, भारतीयों से इनका गहरा लगाव था और हर तरह से भारतीय बनना चाहते थे। रविंद्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले तथा महात्मा गांधी ने इनके घनिष्ठ संबंध थे। सीएफ एंड्रयूज के जीवनकार बनारसी दास चतुर्वेदी और मोरारजी साइकस ने अपनी पुस्तक चार्ल्स फिर एंड्रयूज अ नरेटिव में उल्लेख किया है कि सीएफ एंड्रयूज दीन बंधु, गरीबों के मित्र उपनाम से सर्वप्रथम 1914 में फिजी के भारतीयों द्वारा दिया गया था। एंड्रयूज वर्ष 1925 और 27 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे। गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले वह मतलब गांधी जी के साथ लंदन भी गए थे। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे 1925 से लेकर 27 तक, 25 और 27 में। और इसके पहले अध्यक्ष जो थे लाला लाजपत राय थे, याद रखिएगा। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में, ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके की थी? तो महात्मा गांधी ने की थी, याद रखिएगा। वर्ष 1932 में महात्मा गांधी द्वारा ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना की गई थी। इसके पहले संगठन का नाम अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण
निवारण संघ था, इसके बाद इसका नाम बदलकर हरिजन सेवा संघ कर दिया गया। ठीक है, और हरिजन नाम की पत्रिका भी गांधी जी निकालते थे। देखिए अंग्रेज कोशिश कर रहे थे ना कि जैसे हिंदू मुसलमान को बांट दिए हैं, वैसे ही दलितों को भी क्या किया जाएगा, तो बांट देते हैं, बांट के उनको एक पृथक निर्वाचक मंडल डाल देते हैं। और समझिए कि जब गोलमेज सम्मेलन हुआ तो गोलमेज सम्मेलन में रैमसे मैकडोनाल्ड द्वारा ये आपको रखा गया कि पृथक निर्वाचक मंडल डाला जाए, और अंबेडकर इसके सपोर्ट में थे। लेकिन गांधी जी बोलते हैं ना कि नहीं, तुम लोग अलग नहीं हो, तुम लोग डायरेक्ट हो, मतलब तुम लोग डायरेक्ट हरि के जन हो। अलग की तो बात ही छोड़ दो, तुम लोग डायरेक्ट हरि के ही जन हो। हम मतलब समझ लो कि डायरेक्ट हो तुम लोग, हम लोग बाद में, तुम लोग डायरेक्ट हिंदू हो। तो गांधी जी का देखिए यहाँ पे खेला। ठीक है, मतलब देशभक्ति देखिए। अब सोचे कि हरिजन भी अलग हो जाएगा तो हमारा देश टूट जाएगा, इसके चलते गांधी जी आमरण अनशन भी करते हैं, पूना पैक्ट भी होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। ब्रिटिश का भर्ती सार्जेंट की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार के अपना सहयोग देने के कारण किसे प्राप्त की थी, तो महात्मा गांधी जी को सार्जेंट की उपाधि मिला था वर्ल्ड वार वन में। वर्ल्ड वार वन में महात्मा गांधी जी बोल रहे थे सबको कि तुम लोग क्या करो, तुम लोग जाओ और तुम लोग सेना ज्वाइन करो, वर्ल्ड वार वन में ब्रिटिश का, अंग्रेज का साथ दो। लेकिन जब वर्ल्ड वार टू आया तो इसी के उल्टा हो गया, गांधी जी पलट गए। लॉर्ड लिनलिथगो ने जब भारत को युद्धरत देश घोषित कर दिया तो गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन चला दिया था और करो और मरो का नारा दिया था, डू और डाई का नारा दिया था, क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, किसान आंदोलन एवं विकास। देखिए अब एक और चैप्टर बच गया है छोटा सा, इसको कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। देख लेते हैं टाइमिंग, टाइमिंग का बहुत इशू होता है। अच्छा 46 मिनट ही हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, इसको आराम से कर लेंगे। चलिए अगला हमारा चैप्टर है किसान आंदोलन एवं विकास। किसान आंदोलन एवं विकास। चलिए 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालिक कारण क्या था। 1875 में दक्कन में दंगा हुआ था जिसका नाम है दक्कन के दंगे, का तत्कालिक कारण क्या था, तो इसका तत्कालिक कारण जो हो जाएगा अकाल की छाया, तत्कालिक नहीं होगा, महाजन द्वारा ऊंची ब्याज दर, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महाजनों द्वारा ऊंची ब्याज दर जो था वो आपको 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालिक कारण बना। ठीक है, किस प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र में एका आंदोलन चलाया गया था। एका आंदोलन जो था दोस्तों वो अवध में चलाया गया था, याद रखिएगा, अवध के क्षेत्र में, अवध के क्षेत्र में एका आंदोलन चलाया गया था। आइए पढ़ते हैं इसको। वर्ष 1921-22 में अवध के किसानों ने एका नाम से एक आंदोलन चलाया। यह आंदोलन हरदोई, बहराइच, बाराबंकी एवं सीतापुर क्षेत्र में केंद्रित था। एका आंदोलन के प्रमुख नेता मदारी पासी थे, याद रखिएगा। ठीक है, अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था, सरकार को लगान देना बंद करना, जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना, सत्याग्रह की समाप्ति, लगान का नगद में परिवर्तन। तो इसका क्या होगा, सरकार को लगान देना बंद करना। देखिए एका आंदोलन 1921-22 का नेतृत्व मदारी पासी ने किया था। इस आंदोलन की गतिविधियों के मुख्य केंद्र हरदोई, बाराबंकी, बहराइच एवं सीतापुर थे। किसानों की मुख्य शिकायतें लगान बढ़ोतरी, उपज के रूप में लगान वसूली और प्रथा को लेकर थी। ठीक है, आगे देखते हैं। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन का गठन किस वर्ष किया गया। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन का जो गठन है वो 1920 में किया गया, याद रखिएगा, 1920 में किया गया। आगे चलेंगे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जो थे अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, भारत ट्रेड यूनियन के पहले अध्यक्ष कौन थे, लाला लाजपत राय। वही क्वेश्चन है। ट्रेड यूनियन आंदोलन की क्रांतिकारी चरण का समय क्या था। देखिए इसका जो समय था 1926 से लेके 39 तक ट्रेड यूनियन आंदोलन का क्रांतिकारी समय था, 26 से लेके 39 तक। ठीक है, देखिए ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय वर्ष 1926 से 39 तक माना जाता है। इस दौरान एच एन राय
मुजफ्फर अहमद और श्रीपाद ए डेंगे शौकत उस्मानी ने भारत ट्रेड यूनियन आंदोलन के प्रमुख नेता थे। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना एम.एन. रॉय द्वारा 1925 में, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है आरएसएस, वो केशव बलिराम हेडगवार द्वारा 1925 में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1925। देखिए, एक हुआ था कानपुर में और एक हुआ था नागपुर में। आरएसएस हुआ था नागपुर में, ठीक है ना, और ये आपको कानपुर में हुआ था आपको कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो एम.एन. रॉय, याद रखिएगा, एम.एन. रॉय जो थे कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का पहला सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे, ठीक है। अब देखिए रॉलेट एक्ट और जालियांवाला हत्याकांड। रॉलेट एक्ट के बारे में आप लोग जानते हैं, ना अपील, ना वकील, ना दलील का कानून कहा जाता है रॉलेट एक्ट को। इसमें प्रावधान लाया गया था कि जो सरकार के खिलाफ विपक्ष में कुछ आवाज उठाएगा तो उसको बिना कुछ बोले ही अरेस्ट कर लिया जाएगा और कोई सुनवाई नहीं होगी, मतलब उस पर डायरेक्ट उसको जेल में रख दिया जाएगा, ठीक है। रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था कब? तो 1919 में, ठीक है, 1919 में रॉलेट एक्ट लागू किया गया था। भारत में बढ़ रहे क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए सरकार ने वर्ष 1917 में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठन किया था, जिसका उद्देश्य आतंकवाद को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करना था। इसके सुझाव पर मार्च 1919 में पारित विधेयक रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। रॉलेट अधिनियम के द्वारा अंग्रेज सरकार जिसे चाहे जब चाहे तब बिना मुकदमा चलाए अधिकतम 2 वर्ष तक जेल में बंद रख सकती थी। इसीलिए इस कानून को बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील का कानून कहा गया, और गांधी जी ने इसको काला कानून कहा था। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया था क्योंकि इसका लक्ष्य था व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को प्रतिबंध करना नहीं, संप्रदाय प्रतिनिधित्व को करना नहीं, देशद्रोह के आरोप में राष्ट्रीय नेता को बंदी बनाना नहीं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। मतलब जो मौलिक देखिए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता क्या होती है कि अगर आप पर कोई केस हो गया है तो आपको एक अधिकार है कि आपके पास कोर्ट है, आप अपना वकील रख सकते हैं, अपना दलील दे सकते हैं कि हम बेकसूर हैं, ऐसे, ठीक है। वो बाद में सबूतों और गवाहों के मद्देनजर जज फैसला देंगे, जज ये करेंगे, ही नहीं कि सरकार जिसको चाहे उठा के 2 साल 3 साल के लिए जेल में पैक कर दे, ठीक है। मार्च 1919 में केंद्रीय विधान परिषद में पास हुआ विधेयक रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया, जिसके अनुसार अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब चाहे तब बिना मुकदमा चलाए अधिकतम 2 वर्ष तक जेल में बंद रख सकती थी। इस कानून द्वारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता सीमित किया गया, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस ब्रिटिश उद्देश्य भारत में असहमति को बढ़ावा देना तथा नागरिक स्वतंत्रता को कम करना था? रॉलेट एक्ट का, ठीक है। चलिए अगला पढ़ते हैं। जालियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? तो ये देखिए, रॉलेट एक्ट चल रहा था उस समय। देखिए, गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह चला दिया था, और रॉलेट सत्याग्रह के ही 2 नेता थे पंजाब में, जिनका नाम था डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। तो डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को अरेस्ट कर लिया गया, और वैशाख पूर्णिमा का दिन था 13 अप्रैल 1919 को। उस दिन क्या हुआ? वैशाख पूर्णिमा के दिन एक जालियांवाला बाग एक पार्क था जिसमें बहुत लोग आए हुए थे, जिसपे आर डायर और ओ डायर, देखिए 2 नाम के डायर थे, एक रेजिनाल्ड डायर था एक, ठीक है, डायर था, और एक ओ डायर था, माइकल ओ डायर। ये रेजिनाल्ड डायर जो था ना, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर था पंजाब का, ये पंजाब का, ठीक है। और ये जो था ये आपको उस समय का मतलब सेना का अध्यक्ष था, सेना का जनरल था, कमांडर था, याद रखिएगा। तो इसने गोली चलवाई थी और इसने आदेश दिया था, दोनों डायर थे,
ठीक है, एक डायर को पैरालिसिस मार दिया, हजारों लोगों को जिंदा गोली मार दिया था, बहुत दुखद घटना थी। और माइकल ओ डायर को 6 महीना के बाद पैरालिसिस अटैक आ गया, 6 महीना के बाद डायर मर गया। और ये जो रेजिनाल्ड डायर था उसको हमारे सरदार उधम सिंह ने लंदन जाके गोली से उड़ा दिया था, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए अखिल भारतीय, बड़ा करते हैं इसको, अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह था। रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में लागू किया गया, जिसके विरुद्ध गांधी जी 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल के आयोजन किए। जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को शांतिपूर्वक जनसभा में ब्रिगेडियर जनरल तथा जनरल डायर ने नरसंहार करा दिया। और गांधी जी भी अमृतसर जा रहे थे, गांधी जी को भी टपका देता, लेकिन गांधी जी को दिल्ली में ही अरेस्ट करके रोक दिया गया, नहीं तो गांधी जी भी अमृतसर पहुंच रहे थे। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, आगे चलिएगा। अमृतसर के जलियांवाला बाग में भीड़ का दमन हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। वर्ष 1919 में भारतीय इतिहास संबंधित है जालियांवाला बाग से। जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है गांधी जी और लाजपत राय, लाला लाजपत राय की गिरफ्तारी का प्रदर्शन करने के लिए। नहीं, किचलू तथा सतपाल को बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए, बिल्कुल सही। ठीक है, किचलू तथा सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को अरेस्ट ना किया जाए इसके चलते। ठीक है, देखिए रॉलेट एक्ट के बढ़ते हुए विरोध को देखते हुए सरकार ने गांधी तथा कुछ अन्य नेताओं को पंजाब में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। इसकी वजह से जमानत जनता का आक्रोश बढ़ गया। यह आक्रोश तब और बढ़ गया जब पंजाब के दो लोकप्रिय नेता डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। इस गिरफ्तारी और रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लोगों ने अमृतसर के जालियांवाला बाग में एक विशाल सभा का आयोजन किया। इसी बाग में 13 अप्रैल 1919 को शांतिपूर्वक जनसभा में ब्रिगेडियर जनरल डायर ने गोली चला दी। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। और देखिए यही है आखिरी क्वेश्चन, इसमें नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी आपको। देखिए महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि लौटा दी थी और नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी आपको रविंद्रनाथ टैगोर ने, और आपको जमुना लाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी। ठीक है, याद रखिएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। और इसी के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया था, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन, जो कि हम लोग पढ़ेंगे कल की क्लास में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर अगले सेशन में। अगर ये सेशन आप लोग को पसंद आया होगा तो शेयर जरूर करिएगा और लाइक जरूर करिएगा, और जो भी आपकी बात हो वो कमेंट में स्पष्टता से लिखिएगा, चाहे वो बात अच्छी हो या बुरी हो। ठीक है, मिलेंगे फिर अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।